मुझे आज आपके साथ एक दूसरी सब्सिडी बुक स्टार्ट करनी है जिसको हम कैश बुक कहते हैं। हमारी आज की क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब्सिडी बुक की क्लास पहले अटेंड नहीं की हो। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है, हो सकता है कुछ बच्चों का छूट गया हो तो उसमें आप चिंता नहीं करें, आगे आएगा। अकाउंट्स के अंदर इसको कहते हैं हम अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब ये होता है कि ट्रांजेक्शन जो है साल भर में अपन कहाँ लिख रहे हैं, फिर कहाँ से कहाँ जाता है ट्रांजेक्शन, फिर कहाँ से कहाँ जाता है, ऐसे दैट इज अकाउंटिंग साइकिल। उसकी जर्नी, साल भर के ट्रांजेक्शन्स की जर्नी। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को हम जर्नल में लिखते हैं, फिर हम उनको लेजर में पोस्ट करते हैं, और फिर हम उसको समराइज करते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, समराइजेशन। तो जर्नल से लेजर, लेजर से समराइजेशन, समराइजेशन। और समराइजेशन करने के बाद में फिर से हम नेक्स्ट ईयर जर्नल स्टार्ट कर देते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांजेक्शन्स है हमारे साल भर जर्नल और लेजर बनते रहते हैं। एंड ऑफ द ईयर जब साल खत्म होता है तो ट्रांजेक्शन का समराइजेशन करके हम बिजनेस साल भर में जो हमने प्रॉफिट लॉस हुआ वो निकालते हैं। ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन हमारे चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले ट्रांजेक्शन जर्नल में और फिर लेजर में लिखा जाएगा। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन का फ्लो है, ऐसे आता है ट्रांजेक्शन। अब जर्नल क्या होता है? जर्नल एक बुक का नाम है जिसके अंदर जर्नल एंट्री करके हम लिखते हैं रिकॉर्डिंग, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इस टाइप से जो भी हम ट्रांजेक्शंस करते हैं। फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये जो भी इस टाइप के एंट्रीज हैं जिस बुक में की, इनको हम कहते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मतलब है जर्नल में की गई एंट्री। जर्नल क्या है? एक बुक का नाम। लेजर भी एक बुक का नाम है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा बिजनेस बड़ा हो जाता है और हम एक ही किताब रखेंगे जर्नल की, एक किताब रखी जिसके अंदर सारी जर्नल एंट्री, और बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो एक बंदा ही उसमें लिखता रहेगा तो गलती होने की चांसेस ज्यादा है, एक बात। दूसरा, हम काम बांट नहीं पा रहे, एक ही पर्सन के पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल रीजन के हिसाब से हमने जर्नल को सब डिवाइड कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं सब डिवाइडेड जर्नल, या इसका दूसरा नाम है सब्सिडरी बुक्स। तो जर्नल के अलग अलग टुकड़े कर दिए गए, बोले एक जर्नल में ये लिखेंगे, दूसरे जर्नल में लिखेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, कि मैंने पहले भी बोला हुआ है कि जर्नल को आप एक तरह से अपनी डायरी मान लो, है ना, अपनी डायरी मान लो, या रफ नोटबुक मान लीजिए जिसके अंदर अपन सारे ट्रांजेक्शंस एक ही बुक में लिख रहे हैं। लेकिन एक बुक में एक टाइम पर एक ही बंदा लिख सकता है ना, दो तीन लोग तो लिख नहीं सकते एक नोटबुक के अंदर। तो हम क्या करते हैं, काम बढ़ गया बिजनेस के अंदर, हमें दो तीन लोगों को काम बांटना है, तो हमने जर्नल को डिवाइड कर दिया, उसको बोल दिया सब डिवाइडेड जर्नल या सब्सिडरी बुक्स। दूसरी चीज, यहाँ पर एक चीज और समझ लूं, मैं इसको सब्सिडरी क्यों कहते हैं? सब्सिडरी इसलिए कहते हैं कि जो बिजनेस की सबसे मेन बुक होती है वो होती है लेजर। लेजर हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेजर का मतलब क्या होता है? इसके अंदर हम हर अकाउंट, हर हर एंटिटी के, हर आइटम के जो जो हमारे पास हो रहे हैं उन सबके हम इसमें टी अकाउंट्स बनाते हैं। टी अकाउंट्स, ये जो टी अकाउंट्स हम बनाते हैं ना, ये लेजर के अंदर बनाते हैं। और इन्हीं टी अकाउंट्स को कई बार हम लेजर अकाउंट्स भी कहते हैं। लेजर अकाउंट्स इसलिए कि लेजर में बनाए गए अकाउंट्स,
और वैसे देखा जाए तो लेजर अकाउंट्स ही होते हैं। अकाउंट्स अकाउंट्स बोले या लेजर अकाउंट्स बोले एक ही बात है। लेजर के अलावा कोई दूसरी बुक नहीं होती जिसमें अकाउंट खोलते हैं, वो लेजर ही होती। तो चाहे उसको लेजर अकाउंट बोले या सिर्फ अकाउंट बोले एक ही बात है। तो हमारी लेजर अकाउंट्स कहलाते हैं। जैसे जर्नल एंट्रीज कहलाती है वैसे वो लेजर अकाउंट्स कहलाते हैं। लेजर में ओपन किए गए अकाउंट्स, तो लेजर में अकाउंट्स होते हैं। तो ये जो बुक है लेजर, ये हमारे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे हम प्रॉफिट लॉस निकाल पाते हैं, मतलब समराइजेशन होता है। और इससे ही हमें लेजर से ये मालूम पड़ता है कि किसको कितने पैसे देने, किसको कितने लेने, हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, सब लेजर से ही मालूम पड़ता है। तो लेजर हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो लेजर और काम भी सबसे ज्यादा लेजर आता है, इसलिए लेजर को हम प्रिंसिपल बुक कहते हैं। प्रिंसिपल माने मेन, मुख्य किताब, मेन बुक। तो ऐसी बुक जो प्रिंसिपल बुक में ट्रांजैक्शन जो हम लिखते हैं उसको लिखने में हेल्प करे, वो सपोर्टिंग बुक कहलाती है, सपोर्ट करती है। इसका जर्नल का काम क्या है? सपोर्टिंग रोल। क्या है सपोर्टिंग रोल? क्या है कि प्रिंसिपल बुक में गलतियां नहीं हो, है ना, उसके अंदर मेन मिस्टेक नहीं हो। इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम जर्नल बनाते हैं। तो प्रिंसिपल बुक हो गई लेजर, और ये जो सपोर्टिंग बुक हो गई इसको हम बोल देते हैं जर्नल या सब्सिडरी बुक। जर्नल का मतलब है सब्सिडरी बुक। इसका काम है उसको सपोर्ट करना कि लेजर के अंदर गलतियां नहीं हो। दैट इज द जर्नल। और जर्नल में ट्रांजेक्शन लिखते हैं। और इसीलिए जब सब्सिडरी जर्नल के हम अलग अलग टुकड़े करते हैं, अलग अलग, इसीलिए उनको हम सब्सिडरी बुक्स कह देते हैं, या उसको सब डिवाइडेड जर्नल कहते हैं। ये एक इसका, ठीक है। तो आप भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जर्नल का सब डिविजन डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं सब्सिडरी बुक्स पे। वो क्या होती है, कितने टाइप की होती है? जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि सब्सिडरी बुक्स जर्नली है, लेकिन वो अलग अलग जर्नल को डिवाइड करके बनाई गई है जिससे कि काम को बांटा जा सके। जैसे आप किसी बड़े बिजनेस में जाओगे, उनमें डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक परचेज डिपार्टमेंट है, वो सारे परचेजेस देखता है। एक सेल्स डिपार्टमेंट, वो सेल्स देखता है। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, एक एचआर डिपार्टमेंट होता है जहां पे लोगों की स्टाफ की भर्ती और वो सब चीजें, उनका काम देख, बहुत सारे काम बांटना पड़ता है। ऐसे हमें सब्सिडरी बुक्स को बांटना पड़ता है। तो मोटे तौर पे जो जर्नल को हम डिवाइड करते हैं वो दो तरह की बुक्स में डिवाइड करते हैं मोटे तौर पे। एक बुक होती है कैश के ट्रांजेक्शन्स के लिए। मैं जब कैश ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब बैंक ट्रांजेक्शन से भी। कैश ट्रांजेक्शन्स मतलब इंक्लूडिंग बैंक। मैं बैंक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो बंदा कैश देखेगा वही बैंक भी देखेगा ना। तो ये एक ही डिपार्टमेंट, ये कैश बैंक एक ही देखेगा। और दूसरी बुक्स होती हैं जिनको हम नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए लिखते हैं। जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए बुक होती है, इनके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे क्या क्या होती है? एक होती है जिसको हम कहते हैं परचेजेस जर्नल, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम इसको परचेजेस बुक भी कहते हैं। परचेजेस बुक, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम जो गुड्स खरीदते हैं, गुड्स उधार में, और वो भी उधार में, उन्हीं की एंट्री की जाती है। सिर्फ उधार में खरीदे हुए गुड्स। इसी ढंग से हम कहानी सेल्स बुक या सेल्स जर्नल होती है, जिसके अंदर जो गुड्स हम क्रेडिट में बेचते हैं उनकी एंट्री करते हैं। जब हम कुछ बेचेंगे तो वापस भी आएंगे, तो हमारे पास सेल्स रिटर्न्स बुक भी होती है, हमारे पास परचेज रिटर्न्स बुक भी होती है। और एक बुक होती है जिसको हम कहते हैं जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर का एक नाम और है जनरल जर्नल। ये जर्नल या जर्नल प्रॉपर क्या होता है? ऐसे ट्रांजैक्शंस जो किसी दूसरी बुक में नहीं आते, सब इसमें आ जाते।
और ऐसे ट्रांजेक्शन बिजनेस में बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, तो उनके लिए हमें जरूरत नहीं लगती कि हम अलग से किताब बनाएं, क्योंकि साल भर में कोई एक बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। लेकिन होते बहुत सारी वैरायटी, मतलब ये फुटकर बुक है, फुटकर, जो कहीं नहीं लिखना, चलो एकदम, है ना, एक ऐसी बुक हमने बना दी जिसके अंदर बच्चे कुछ सब कुछ इसमें डाल दें, ऐसा। ये जर्नल प्रॉपर, ये जर्नल जर्नल। जो कैश के लिए हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम कहते हैं कैश बुक, जिसके अंदर हम कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो अगर हमने, अब आपको, अभी आपको यहाँ पर 2-3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। एक समझना ये है कि अगर हमने गुड्स कैश में खरीदे तो कैश बुक में आएंगे, हमने गुड्स कैश में बेचे तो कैश बुक में आएंगे, हमने गुड्स क्रेडिट में खरीदे तो परचेज बुक में आएंगे, हमने गुड्स क्रेडिट में बेचे तो सेल्स बुक में आएंगे, हमने गुड्स मशीनरी उधार में खरीदी, मैं बुक गुड्स नहीं, मशीनरी उधार में क्रेडिट में, तो वो जर्नल प्रॉपर में आएगी, और कैश में खरीदी तो कैश बुक में आएगी। हमने मशीनरी क्रेडिट में खरीदी, लेकिन उसके ऊपर जो मशीन को लगाने का, इंस्टॉल करने का खर्चा था वो कैश में दिया, तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस तो कैश बुक में आएंगे। इंस्टॉलेशन, ओके, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कैश बुक में आएंगे, और मशीनरी जो हमने क्रेडिट में खरीदी वो जनरल प्रॉपर में आएगी। उस ट्रांजेक्शन को 2 अलग अलग जगह लिखा जाएगा, ठीक है। हमने जो भी हम कैश में गुड्स खरीदते हैं, जो भी कैश के ट्रांजेक्शन, सैलरी दी हमने, सैलरी दी कैश में तो कैश बुक में आएगा। सैलरी दी नहीं है, अनपेड है, सैलरी अनपेड की एंट्री करनी है तो जनरल प्रॉपर में होगी। डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जनरल प्रॉपर में होगी। प्रीपेड सैलरी दी है अपन ने तो कैश बुक में आएगा, सैलरी प्रीपेड दी है, कैश दिया, लेकिन प्रीपेड सैलरी को एडजस्ट करना है तो जनरल प्रॉपर में एडजस्ट करना है। अभी जैसे अंशी ने एक ट्रांजेक्शन पूछा था, 20,000 रुपए हमें लेने थे, उसमें से 70 पैसा इन रुपी, 1 रुपए में 70 पैसे मिले, मतलब 70% मिला पैसा। तो अगर मैं उसकी जनरल एंट्री करूंगा तो उसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 14,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट डूब गया, कितना, 6,000, टू डेटर, डेटर का कुछ नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं डेटर लिख देता हूं। अब इस ट्रांजेक्शन को जब सब्सिडी, अभी तक तो आपने जर्नल में लिखा, लेकिन जब आप सब्सिडी बुक्स में लिखोगे, अलग अलग लिखोगे, तो इस ट्रांजेक्शन के आपको 2 हिस्से करने पड़ेंगे। 2 हिस्से कैसे होंगे? 2 हिस्से ऐसे होंगे कि कैश और डेटर अलग जाएगा, $14,000 ये अलग लिखा जाएगा, अलग बुक में लिखा जाएगा, और बैड डेट्स टू डेटर 6,000 ये अलग बुक में लिखा जाएगा। सर हाँ सर, तो ऐसे में तो फिर हमको लेजर बनाने में कितनी प्रॉब्लम होगी, आधे इधर से आधे उधर से, तो ऐसे में तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता ये बहुत ज्यादा? आपने आपने आस्था वो परचेज बुक, सेल्स बुक सब बनाई हुई है, यस सर। और आपने लेजर अकाउंट से बना के ट्रायल बैलेंस भी बना लिया है उस शीट का 34। हाँ सर, तो वो परचेज है, सेल्स तो ठीक है, बट ये जनरल प्रॉपर और एक कैश में सेकंड एक सेकंड, उसके अंदर कुछ अकाउंट्स ऐसे होंगे आस्था, जिसके अंदर जैसे परचेज बुक से भी एंट्री आ रही है और जनरल प्रॉपर से भी आ रही है, तो आपके पास में ये एक इस पॉइंट को खत्म करके उस पर आता हूं। तो ये कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर जो है ये हमारे कैश बुक में लिखा जाएगा, और बैड डेट्स टू डेटर जो है ये जनरल प्रॉपर में लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ट्रांजैक्शन को सब्सिडी बुक में नहीं लिखते, सिर्फ प्लेन जर्नल में लिख रहे थे अभी तक, तो ये पूरा ट्रांजैक्शन एक ही जर्नल में लिख दिया अपन ने, लेकिन जब काम बांट दिया अपन ने, सब्सिडी बुक्स बना दी, तो ये ट्रांजैक्शन भी अलग अलग हो जाएगा, इतना हिस्सा कैश बुक में और इतना हिस्सा जनरल प्रॉपर। अब ये आस्था का कहना है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो आस्था, इसको तुम समुद्र मान लो, बे ऑफ बंगाल, तो चाहे नदी अलग अलग रास्ते से आ रही हो, आके यहाँ मिल जाएगी।
इसलिए इसलिए अब जब आस्था ने चीज पूछी है, एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हम जर्नल को डिवाइड करते हैं ना बिजनेसेस में, लेजर को भी डिवाइड, लेजर को भी हमको डिवाइड करना पड़ता है। ये जो लेजर का डिवीजन है, ये दिक्कत वाली बात ये कि आपके बुक्स में नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी, और ना कहीं के स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर इसका हल्का सा कहीं कहीं जिक्र आता है इस चैप्टर में, लेकिन ये कहीं आपके सिलेबस में कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में ये बताया नहीं गया है कि लेजर भी डिवाइड होता है। लेजर के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है डेटर्स लेजर, इसको सेल्स लेजर भी बोलते हैं। एक होता है क्रेडिटर्स लेजर, इसको परचेजेस लेजर भी बोलते हैं। एक होता है जनरल लेजर, इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है, अब आपने पूछा था इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। अलग अलग होती है ना? हाँ, क्या कह रहे हो? वैसे तो लेजर अलग अलग ही होती है ना, सबका तो अलग अलग अकाउंट होता है, तो उसको और नहीं, कैसे लेजर divide? लेजर बुक को भी हम अलग अलग बांट देते हैं। जैसे जर्नल को हमने बांटा है ना, ऐसे लेजर किताब के भी अलग अलग टुकड़ा कर देते हैं। एक इसके कुछ तो अब मैं आता हूँ उस पॉइंट पे, मैं आता हूँ एक सेकंड। जैसे एक हमारी परचेजेस बुक है, और परचेज रिटर्न्स बुक है, सेल्स बुक है, और सेल्स रिटर्न्स बुक है, ठीक है। और फिर हमारे पास एक कैश बुक है, और ये जर्नल प्रॉपर। तो हम क्या करते हैं, ये तो हमारी बुक्स, ये सब्सिडरी बुक्स हो गए, दीज आर सब्सिडियरी बुक्स, मतलब जर्नल। जैसे मैंने कहा कि जर्नल से, सब्सिडी बुक से हम लेजर में एंट्री करते हैं, तो लेजर को भी हमने डिवाइड कर देते हैं। लेजर के अंदर हमारे पास बुक्स कौन कौन सी लेजर के अंदर होगी? इन लेजर वी हैव वन डेटर्स क्रेडिटर्स लेजर, जिसको हम परचेजेस लेजर भी कहते हैं। तो परचेजेस बुक में जितने क्रेडिटर्स के अकाउंट होते हैं ना, तुमने पोस्टिंग की, तुमको मालूम है, हम परचेज बुक से क्या करते हैं, हर क्रेडिटर के अकाउंट में अलग अलग पोस्टिंग करते हैं ना। तो परचेजेस बुक, परचेज रिटर्न्स बुक से क्रेडिटर्स के अकाउंट इस लेजर में होते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स के अकाउंट होते हैं, तो वो इसके अंदर जाते हैं। सेल्स बुक से हम सेल्स लेजर में पोस्टिंग करते हैं, इसको मैं डेटर्स लेजर भी कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ डेटर्स के अकाउंट होते हैं। डेटर्स मतलब जिनको हमने उधार में माल बेचा है। तो सेल्स बुक से, सेल्स रिटर्न्स बुक से हम सेल्स लेजर या डेटर्स लेजर में एंट्री करते हैं। फिर एक जो जनरल लेजर है, जनरल लेजर के अंदर बाकी सारे डेटर्स क्रेडिटर्स के अलावा सारे अकाउंट्स होते हैं। तो इनमें हम बाकी सारी बुक से हमारे पास एंट्री आती है। तो अब देखा जाए तो कैश बुक से डेटर्स लेजर में भी एंट्री जाएगी, परचेज लेजर में भी एंट्री जाएगी। कैश बुक में तो सब तरह के आएंगे, डेटर्स को भी पेमेंट आएगा, वो भी आएगा, क्रेडिटर्स को वो भी आएगा। फिर कैश बुक से जनरल लेजर में भी जाएगा। जनरल प्रॉपर में तो सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है जनरल प्रॉपर से किसी डेटर क्रेडिटर में ट्रांजेक्शन हो गए। तो ये इस ढंग से काम को बांटा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि काम अलग अलग लोगों से करवाया जा सके। तो अब ये है कि थोड़ा सा तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ठीक है, जो लोग रेगुलरली करते हैं उनको आदत हो जाती है इस चीज की। तो हमने जैसे सब्सिडी बुक को डिवाइड किया है, उसी ढंग से हम जर्नल को भी, लेजर को भी डिवाइड करते हैं।
और इसके अंदर सिर्फ क्रेडिटर्स के अकाउंट होंगे, इसमें सिर्फ डेटर्स के अकाउंट होंगे, इसमें सारे बचे हुए दूसरे अकाउंट इसके अंदर होंगे। अगर हमें किसी से कुछ पैसा लेना है डेटर से, तो मैं डेटर्स लेजर खोलूंगा, उसमें मुझे मालूम पड़ जाएगा किस किस से कितना कितना पैसा है। क्रेडिटर्स लेजर ओपन करूंगा तो उससे मुझे मालूम पड़ जाएगा मुझे किस किस को कितना पेमेंट देना है। Is that okay? Yes, sir. तो ऐसे चीजें चलती है। एनी क्वेश्चंस फर्दर? यहाँ पे और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि कैश ट्रांजैक्शंस हम कैश बुक में लिखते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन की अलग अलग बुक्स होती है। अब हम आज का जो हमारा डिस्कशन है वो कैश बुक के ऊपर है। अब हम बात करते हैं कैश बुक क्या होती है। कैश बुक जो होती है, हमारी दो तरह की कैश बुक्स होती है, दो तरह की। एक होती है हमारी मेन कैश बुक। मेन कैश बुक का मतलब है बिजनेस के लिए जो कैश के सारे ट्रांजैक्शन जिसमें मेन लिखे जाएंगे वो मेन कैश बुक होती है। और एक होती है हमारी पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक फुटकर खर्चे के लिए बनाई जाती है और ये एक छोटे से असिस्टेंट आदमी को बैठा दिया जाता है, वे छोटे छोटे खर्चे लेते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे पेटी कैश बुक, अभी मैं इसको नहीं टच करूंगा, लेकिन मैंने भी बताया आपको जो मेन कैश बुक है वो भी बिजनेस अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरह की बनाते हैं। तो मोटे तो आपके सिलेबस में दो तरह की कैश बुक्स है, वैसे होती तीन तरह की है, आपके सिलेबस में दो है। एक है सिंपल कैश बुक, या फिर इसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक भी कह सकते हैं। दूसरी हमको कहलाती है डबल कॉलम कैश बुक। ऐसी कैश बुक जिसमें दो अमाउंट्स के कॉलम होते हैं और सिंगल कॉलम कैश बुक में एक ही अमाउंट का कॉलम होता है। तो अब हम आज जो हमारा जो टॉपिक आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके अंदर हम मेन कैश बुक की बात करेंगे। ये 2-3 दिन चलेगा टॉपिक, और मैं सिंपल और डबल कॉलम कैश बुक पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक आज लेने वाला हूं। सिंगल कॉलम कैश बुक जो होती है वो क्या होती है और कैसे बनती है। यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं, ये कैश बुक का काम क्या है। कैश बुक बहुत अलग तरह की बुक होती है। ये परचेज बुक जैसी नहीं है, ये सेल्स बुक जैसी नहीं है, ये जनरल प्रॉपर जैसी नहीं है। इसमें खास बात क्या है, मैंने एक बार क्लास में पहले हमारा डिस्कशन आया था कि जो कैश बुक होती है, कैश बुक के अंदर हम सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस लिखते हैं और ये किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है। वजह इसकी ये है कि बिजनेस के अंदर जो कैश के ट्रांजैक्शंस कई बार बिजनेस में ज्यादा होते हैं, एक बात, और दूसरा कैश की गलतियां जो होती हैं वो बहुत बिजनेस के ऊपर भारी पड़ती है। भारी इन द सेंस पड़ती है, जैसे कोई आदमी आया आपकी दुकान पे कैश खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए, वो खरीद लिया आपने, उससे आपने पैसे ले लिया। अब वो बंदे को आप ट्रेस आउट हो सकता है कर ही नहीं पाओ वो कौन था क्या था। अगर कुछ गलती हो गई आपसे, हो सकता है उसको आप नहीं जानते, लेकिन क्रेडिट जिससे होंगे उसको आप जानते हो, जिसको आप उधार खरीदोगे बेचोगे उसको आप जानते हो। कैश वाले लोगों को आप कई बार नहीं जानते, इसलिए कैश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिजनेस में। और दूसरी चीज ये होती है कि कैश तुरंत होता है ना, हाथों हाथ आप पैसा आ रहा है जा रहा है आ रहा है, तो उसमें गलतियां बहुत होती है बिजनेस के अंदर। इसीलिए मैंने बताया था पहले भी आपको, आपने अगर कभी नोटिस किया हो कि आप किसी दुकान पे जाइए, दुकान अगर थोड़ा सा काम बड़ा है या दिख रहा है तो आप देखोगे जो काउंटर पे, कैश काउंटर पे जो बंदा बैठा है वो बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, मतलब या तो मालिक होगा। मैंने एक आध दुकान देखी जिसके अंदर एक किसी बुजुर्ग व्यक्ति को, चाहे वो
दुकानदार है 40-50 साल का, जैसे मेरी उम्र का मान लीजिए, और अब उनके कोई पिताजी हैं, वो ज्यादा चल फिर नहीं सकते, तो उनको बैठाया हुआ है वहां। वो बस वही काम है, उनका काम है बस कैश कितना आया कितना दिया उस पर ध्यान रखना। तो कैश पे जो बंदा बैठा है वो कैश ही देख रहा है, वो और कुछ नहीं कर रहा। बाकी लोग दूसरा काम कर रहे हैं, वो उठ के वहां से नहीं जाता, कैश गायब नहीं हो जाए, कहीं कोई तो जो कैश निकाल नहीं ले, और दूसरा कैश आ रहा है जा रहा है उसका हिसाब किताब वो रखता है। तो कैश वाला बंदा जो होता है कई बार बड़ा इंपॉर्टेंट। और कई बार क्या होता है ना कि कहीं से भी आप सामान खरीदो, कैश का पेमेंट एक ही जगह हो, जो भी पेमेंट होना है कैश क्रेडिट मतलब जो भी पेमेंट होना है उसका काउंटर अलग है। अब वहां जाके एक जगह जाके काउंटर पे आप पेमेंट कर रहे हो, कहीं से भी चीज लानी, तो दूसरे लोग बेचने के लिए कई लोग खड़े दुकान पे, कई लोग बिल बना रहे हो सकते हैं, कई लोग कुछ भी कर रहे हो, लेकिन पेमेंट एक ही जगह होगा सर। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी मॉल वॉल में जाइए, ठीक है, वहां पे भी यही चीजें होती है, मतलब है ना, आप देखते हैं कि उसके अंदर डिपार्टमेंट्स बने हुए, सामान कहीं से लो, आप पेमेंट एक जगह हो रहा है, तो कैश बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और रियल लाइफ में होता भी है कि बिजनेस वाले क्या करते हैं, रोज डेली डेली शाम को उनको क्या करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि कैश मैच करना पड़ता है। कैसे मैच करना पड़ता है, वो ये देखेंगे कि हमारी बुक्स के हिसाब से कहाँ कितना कहाँ से कैश आया और कहाँ कहाँ गया। तो हमारी कैश बुक के हिसाब से, अभी मैं बताऊंगा कैश बुक क्या होती है, कैश बुक के हिसाब से हमारे पास कितना कैश इन हैंड होना चाहिए, कितना हमारे हाथ में हमारे पास कैश होना चाहिए, और एक्चुअल में रोकड़ा कितना है, एक्चुअल में रोकड़ कैश गिन के कितना, एक्चुअल कैश कितना है। तो जितना हमारे पास कैश है और हमारी बुक्स जितना कैश कह रही है, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? हमें ऐसे मैच करके देखना पड़ता है कि बुक्स में कह रही कितना कैश होना चाहिए, भाई इतने 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 ये अमाउंट आया और ये अमाउंट हमने बुक्स में दिया, तो हमारे पास आज इतना कैश बचना चाहिए। तो क्या एक्चुअल में भी कैश उतना है? इसको हिंदी में कुछ लोग सिलक मिलाना भी कहते हैं। तो ये अलग अलग ये मैच करके देखते हैं, ये रोज करना पड़ता है, डेली डेली करते। मैंने एक दो बार सुना है लोगों को बात करते हुए एक आध बार कि अब परसों देखो कल डिफरेंस मिला क्या, है ना, 5,000 रुपए ज्यादा हो रहे थे कैश के अंदर। वो ज्यादा क्यों हो रहे थे? ज्यादा हो रहे हैं तो मुश्किल, कम हो रहे हैं तो मुश्किल, मिलना चाहिए बस, सीधी सी बात। ऐसा नहीं कि ज्यादा हो रहे हैं बहुत खुशी की बात है यार, चलो कैश बढ़ गया। कैश कहाँ से बढ़ गया भाई? किसी ने दिए होंगे, कोई आसमान से तो टपका नहीं पैसा। आपने आपके कैश बुक कह रही 32,000 होना चाहिए, 32,525 रुपए 15 पैसे होने चाहिए, और एक्चुअल कैश जो है आपका जो है 27,000 आ रहा है, 27,500 रुपए 15 पैसे आ रहा है। तो आप सोचो यार कोई बात नहीं, नुकसान की बात थोड़ी है, बुक्स के हिसाब से, सॉरी ये उल्टा मैंने बोल दिया, कैश बुक के हिसाब से इतना हो रहा है और एक्चुअल कैश जो है आपका ज्यादा आ रहा है, 37,000 आ रहा है, 37,000 आ रहा है, 37,500 आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो आप सोचो यार हमारी बुक्स के हिसाब से तो 32,000 हो रहा है, लेकिन एक्चुअल कैश ज्यादा हो रहा है, तो आप बहुत खुश हो जाओ कि कैश बढ़ गया। अरे कैश बढ़ेगा कैसे बिजनेस में? किसी ने दिए होंगे ना तभी तो बढ़ सकता है। ऐसे खुश होने की बात थोड़ी कि बढ़ गया तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, तो बढ़ना तो अच्छी बात है, बढ़ना अच्छी बात क्या है? अंतर नहीं होना, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, चाहे बढ़ रहा है या घट रहा है, दोनों डिफरेंस होने का कोई रीजन ही नहीं है। अगर जहां जिस जिस को आपने कैश दिया और जिस जिस से कैश लिया, वो सारी एंट्री आपने अगर लिखी है, सबसे लिखा है, जहां जैसे कैश आया लिखा है और जिस जिसको, तो दोनों मैच होना चाहिए। फिर फर्क क्यों होना चाहिए? चाहे ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। तो कैश चाहे बढ़े चाहे घटे, वो दोनों ही खराब, दोनों नहीं मैच, बिल्कुल मैच होना चाहिए, एकदम मैच होना चाहिए कैश। तो इसलिए बिजनेस वाले रोज उसको मैच करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें ऐसी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी जिससे हमें यह मालूम पड़ जाए कि हमारे पास रोज कितना कैश शाम को है होना चाहिए। इसलिए जो हमारी कैश बुक होती है वो थोड़ी अलग होती है। वो कैसी होती है? हमारी जो कैश बुक होती है वो टी अकाउंट की तरह होती है। टी अकाउंट मतलब लेजर अकाउंट की तरह होती है, मतलब उसके दो साइड्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये डेट का कॉलम,
ये वाउचर नंबर और जनरल लेजर फोलियो वगैरह जो भी लिखना है, ये अलग थोड़ा सा प्रॉपरली नहीं बना बराबर बराबर। ये बिल्कुल टी अकाउंट्स की तरह होता है, बिल्कुल टी अकाउंट्स की तरह। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यहाँ डेबिट साइड है, ये डेट है, इधर आप रिसीट्स लिख लो, जो पैसा आया, यहाँ वाउचर नंबर लिख लो, यहाँ लेजर फोलियो लिख दो, ये अमाउंट हो। तो ये देखा जाए तो ये एक आपकी तरह से डेबिट साइड है। और ये राइट हैंड साइड क्या है, ये क्रेडिट साइड है। इस साइड डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। ये जो दो कॉलम मैंने बनाए हैं, ये अभी आपको फॉर्मेट में इसलिए बनाने, आपको इनका यूज नहीं है, ठीक है, याद रखना, ये फॉर्मेट में बनाने इसलिए। तो Sir? जब कैश आएगा, इनफ्लो, जब भी कैश आएगा तो आप इधर लिखो, और जब बिजनेस में से कैश जाएगा, आउटफ्लो, तो आप इधर लिखो। बस इतनी सी बात। आपके पास जहां जहां से कैश आया आपने इधर लिखा। आपने लिखा भाई हमारे पास 15,000 रुपए आए, हमारे पास 20,000 रुपए आए, हमारे पास 25,000 रुपए आए, हमारे पास 8,000 रुपए आए, हमारे पास 12,000 रुपए आए, ये लिखा आपने। हमारे पास 600 रुपए आए, ये लिखा। और जो आपने पेमेंट किया वो आपने इधर लिखा राइट हैंड साइड में। 3,000 रुपए दिए, हमने 13,000 रुपए दिए, हमने 12,000 रुपए दिए, है ना, हमने 20,000 रुपए दिए। तो ये आया कैश और ये दिया कैश। तो ये आया टोटल, इसमें से जो दिया घटा दिया, तो जो बच गया उसको हम बोलते हैं बैलेंस। ये बैलेंस बच गया। सो दिस इज हाउ यू मेक द कैश बुक। ऐसे कैश बुक बनती है। एक तरफ जहां जहां से पेमेंट आएगा वो लिखोगे आप, और दूसरी तरफ। तो ये जो कैश बुक है, ये होने को तो सब्सिडरी बुक है, लेकिन इसका फॉर्मेट आप अगर देखें तो इसका फॉर्मेट एक लेजर अकाउंट की तरह है। और अभी मैंने Sir? आपको क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि हम जब ट्रांजैक्शन सबसे पहले लिखते हैं तो हम जर्नल में लिखते हैं। जर्नल में लिखने के बाद ट्रांजैक्शंस को हम लेजर में पोस्ट करते हैं। तो ये जो कैश बुक है, ये कहे जा तो रही है कि ये जर्नल है, लेकिन इसको जो बनाने का तरीका, फॉर्मेट है, वो लेजर जैसा है। मैंने ये कहा आप कैश बुक देखिए तो कैश बुक है तो जर्नल, लेकिन इसका फॉर्मेट जो है लेजर की तरह। इसीलिए इसको थोड़ा सा हम बाद में और समझेंगे, ऐसा इसका एक और रीजन है। इसलिए कैश बुक एक अकेली ऐसी बुक है जो जर्नल भी है और लेजर भी है। कैश बुक इसीलिए कहा जाता है, क्वेश्चन आता है थ्योरी में कि कैश बुक जो है वो सब्सिडियरी बुक भी है। सब्सिडियरी मतलब जर्नल, और वो प्रिंसिपल बुक भी है मतलब लेजर। क्योंकि कैश बुक जब हम बनाते हैं, जिन लोगों ने अभी परचेज बुक, सेल्स बुक की है, वो थोड़ा सा इस चीज को समझ सकेंगे कि जब हम परचेज बुक बनाते हैं तो हम लेजर के अंदर परचेज अकाउंट भी बनाते हैं। जब सेल्स बुक बनाते हैं तो हम लेजर के अंदर सेल्स अकाउंट भी बनाते हैं। लेकिन जब हम कैश बुक बनाते हैं तो लेजर के अंदर कैश अकाउंट नहीं बनाते। लेजर के अंदर कैश अकाउंट नहीं बनता है। तो ये कैश बुक जो है वो कैश अकाउंट भी है और वो सब जर्नल भी है। तो कैश बुक एक ऐसी स्पेशल बुक है जो लेजर भी है और जर्नल भी। जैसे मैंने कहा जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं, लेकिन कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश अकाउंट वही है, वही कैश अकाउंट भी है और वही कैश जर्नल भी है। मतलब कैश बुक जो है कैश जर्नल भी है और वो कैश अकाउंट भी है, दोनों है। तो जब हम कैश बुक बनाएंगे तो लेजर के अंदर कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये हम लेजर पोस्टिंग समझेंगे, जिनको भी थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा होगा वो हम बाद में देखेंगे, इसको आप चिंता नहीं करें, अभी आप सिर्फ कैश बुक समझें। तो ये हमारा कैश अकाउंट है, ये कैश बुक की कैश अकाउंट की तरह दिख रहा है लेकिन कैश बुक। तो
यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर आपको 2-3 क्वेश्चन भेजूंगा, वो आपको करने रहेंगे। ये एक कैश बुक का है, इसके अंदर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? तो हाँ बोलिए। सर ये रिसिप्ट्स और पेमेंट्स की जगह हम पर्टिकुलर्स नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो, लेकिन इसके अंदर सिर्फ रिसीट्स और पेमेंट जो कि लिख रहे हैं, इसलिए हम पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, कुछ लोग पर्टिकुलर्स भी लिखते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नहीं सर, कैश? वो पहले का था, वो मैंने अच्छा, पहले पूछा था। ओके, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस हियर? जो हमने अभी मैंने आपको कैश बुक के बारे में जो बताया है, इसके अंदर किसी को कुछ पूछनी तो पूछ लीजिए, फिर मैं आपको कैश बुक का एक क्वेश्चन हम करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर हाँ, सर कैश लेजर और कैश जर्नल कैश लेजर और कैश जर्नल क्या, वो एक ही है, दे आर जस्ट वन एंड द सेम। ठीक है, कैश लेजर और कैश जर्नल इज वन एंड द सेम, यही पूछना चाह रही हूँ। एनी क्वेश्चन? आपको इससे कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। हम कैश जर्नल या कैश लेजर जो बोलते हैं, जिसको हम, वो एक ही बात, कैश बुक इज जस्ट सेम। तो ये शीट नंबर 36 है, जो भी जस्ट आफ्टर द क्लास आई एम सेंडिंग इट टू यू। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है, इसके अंदर बोला आपको प्रिपेयर कैश अकाउंट, नो नॉट कैश अकाउंट, इट इज अ कैश बुक, इट शुड बी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं एक और कर देता हूँ उसको, प्रिपेयर सिंपल कैश बुक। वैसे ट्रांजेक्शन जो दिए हुए वो सिंपल कैश बुक ही है, तो अभी आपको सिंपल कैश बुक बनानी है। ये मुझे सिंपल कैश बुक बनानी है, तो मैं इसको देख रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे स्पेस की दिक्कत आएगी। ये मैंने कॉलम बहुत पतले कर दिए भाई, जगह ही नहीं है मेरे पास में। गुड, डेट पर्टिकुलर सारा पर्टिकुलर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लेजर फोलियो वाउचर नंबर एंड अमाउंट, डेट। सर हाँ, सर कैश में कॉन्ट्रा एंट्री क्या? वो डबल कॉलम कैश बुक में होता है, वो अभी कॉन्ट्रा एंट्री के बाद सर कॉन्ट्रा एंट्री में तो फिर अमाउंट के दो दो कॉलम बनते हैं ना? हाँ, वो डबल कॉलम कैश बुक होती है, वो सिंपल कैश बुक में नहीं होगा, वो डबल कॉलम कैश बुक में आएगा कॉन्ट्रा। तो इसमें भी तो अमाउंट के 2 कॉलम है ना? नहीं, अमाउंट का इसमें सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर एक ही होता है, इसीलिए हम उसको सिंपल कैश बुक कहते हैं या सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अमाउंट का 2 कॉलम, मतलब एक ही साइड में 2 कॉलम होते हैं, ये कहने को। अच्छा, ओके। मतलब वो एक तरह से डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट एक ही अकाउंट में खोल देते हैं, एक ही में। एक ये जैसे कैश का हो गया, इसके बगल में हमने बैंक भी खोल दिया, तो वो हम देखेंगे वो। यहाँ पे कैश और बैंक का एक और कॉलम बनेगा ना? हाँ नहीं, यही जो अमाउंट का कॉलम है, ये अमाउंट के कॉलम 2-2 हो जाएंगे दोनों तरफ, डेबिट साइड में भी 2 कॉलम और क्रेडिट साइड में भी 2 कॉलम, तो वो हमारा डबल कॉलम कैश बुक कहलाती है, उसके अंदर हमारे कॉन्ट्रा एंट्रीज होते हैं। ठीक है, अब ये सिंपल कैश बुक है, अभी हमने सिंपल कैश बुक की अप्रैल के ट्रांजेक्शन से, तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया, ऊपर क्वेश्चंस नीचे में करता था। 2021 फिर मैंने यहाँ लिखा डेट अप्रैल 1 को
बैलेंस इतना कैश इन हैंड था, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 1 अप्रैल को 1000 रुपए कैश था। तो ये कैसे आया, ये मार्च से आया, मार्च में इतना कैश बैलेंस बचा था डाउन। तो आ गया। तो इसको हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसको हम डेबिट साइड में हम 2 लिख लेते हैं और क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप लोगों को अगर ये दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, फॉन्ट छोटा तो नहीं हो रहा है, मैं बड़ा No, नहीं No, सर sir. ठीक। ये 1000 रुपीज ये हमारे जो है, दिस इज द बैलेंस। ये कैश अप्रैल जब मंथ स्टार्ट हुआ तो हमारे पास इतना कैश पहले से था। फिर अप्रैल 5 को बोला है 7000 रुपए आए, 500 रुपए कैश डिस्काउंट के बाद में, आफ्टर। ठीक है, हमें तो जो कैश है हमको लिखना है इसके अंदर, चाहे डिस्काउंट के बाद आए उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू सेल्स। सेल्स से हमें पेमेंट आया कितने का, 7000। कैश डिस्काउंट जनरल प्रॉपर में लिखा जाए। अभी हमें तो सिर्फ इस क्वेश्चन में कैश बुक बनानी है, तो सिर्फ कैश में कितना है हमें वो लिखना है। पेड सैलरीज एंड इंश्योरेंस, ठीक है, अप्रैल 10 को हमने सैलरी इंश्योरेंस दिया, बाय सैलरीज कितना दिया, 1000। सर ये तो बिल्कुल लेजर जैसा है। बिल्कुल लेजर जैसा है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल लेजर जैसा है, बाय इंश्योरेंस। इसलिए मैंने कहा था कि जिनको लेजर या टी अकाउंट आता है वो बिल्कुल कैश बुक बना सकते हैं, बिल्कुल लेजर जैसा है। जो पेमेंट आ रहा है वो एक तरफ लिखना है, जो जा रहा है एक तरफ लिखना है। सर इसमें कैश डिस्काउंट नहीं मेंशन करेंगे ना? नहीं, ये सिंगल कॉलम कैश बुक है, तो इसके अंदर सिर्फ जो कैश जितना आया एग्जैक्ट उतना ही लिखना है। तो फिर सर यदि डिस्काउंट दिया तो उसकी एंट्री नहीं लिखेंगे ना मतलब? नहीं, मैंने आपको ये बता देता हूँ। आपने अगर डिस्काउंट दिया है, सपोज यही है, आपने 500 का डिस्काउंट के बाद 7000 रुपए रिसीव किए सेल्स के लिए, तो इसका मतलब अगर मैं इसकी जनरल एंट्री कराऊं इस ट्रांजेक्शन की, तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 7000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 500 टू सेल्स 7500। इसकी अगर पूरे की मैं एंट्री बनाऊं तो ये बनेगी। अब मुझे सब्सिडी बुक में लिखना है तो मैं इसके 2 हिस्से करूंगा। एक हिस्सा बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एक एंट्री बनेगी 7000 से, ये तो जाएगी कैश बुक के। दूसरी एंट्री बनेगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स 500 से, ये जाएगी जर्नल प्रॉपर में। तो तुमको जो डिस्काउंट की एंट्री करनी है वो तुम जर्नल प्रॉपर में करोगे। अभी तो कैश बुक बनानी है ना, तो कैश बुक के अंदर ये टू सेल्स आएगा, तो ये कैश बुक के अंदर टू सेल्स करके आप लिख दोगे बस। अभी ये आपको जनरल प्रॉपर तो अभी क्वेश्चन में बनाना नहीं है, इसलिए वो मैंने उसको आप छोड़ दो। आपको सिर्फ कैश की एंट्री करनी है तो आप कैश की एंट्री कर दो इसको। सर इसमें जब एक से ज्यादा डेबिट क्रेडिट होते हैं तो फिर कैसे इनको हम लोग अलग अलग करते हैं? जैसे मतलब मैं एक बार फिर से बताओ क्या क्या। जैसे इसमें अभी एक ही क्रेडिट हो रहा है तो हमने उसको अलग अलग कर दिया, बट अगर 2 से ज्यादा क्रेडिट हो रहे हो, 2 से ज्यादा डेबिट हो रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? मतलब एक से ज्यादा हो रहे हैं अच्छा, तो आपको ट्रांजैक्शन को स्प्लिट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप सिंपल कैश बुक बना रहे हो, इसके अंदर बैंक का कॉलम नहीं है, ठीक है। आपने ये किया, आपने क्या किया, आपने एक पार्टी से बेटर ये होगा ऐसे केस के अंदर रास्ता कि आप उस ट्रांजैक्शन को एक एंट्री मत करो, एक से ज्यादा डेबिट क्रेडिट मत करो, उसके अलग अलग एंट्री करो तो जल्दी समझ आएगा। जैसे फिर भी अगर मान लो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने एक साथ जो है मैंने ऐसी कुछ एंट्री कर दी, सपोज सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश टू रेंट आउटस्टैंडिंग। अब ये ऐसा घटमट एंट्री कर दी। अब इसमें क्या है पता है, इसमें मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि सैलरी तो मैंने कैश में दी, रेंट कुछ कैश में दिया और कुछ आउटस्टैंडिंग है, तो मैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एंट्री ऐसे क्यों करूँ, उसको पोस्टिंग में फिर दिक्कत आएगी।
आप इसको ऐसा करो कि एंट्री कर दो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अलग कर दो आप उसको, और रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और टू रेंट आउटस्टैंडिंग ये अलग कर दो। अब जब ये ओके एंट्री सर। तो कैश बुक में आ जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन ये जो एंट्री है इसके दो हिस्से होंगे, रेंट टू कैश कैश बुक में आएगी और रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग जनरल प्रॉपर में जाएगी। तो सब्सिडी बुक में अगर लिखना है तो इसकी जितनी सिंपल एंट्रीज हम कर सकते हैं उतना अच्छा है, ओके सर। उतना अच्छा। और हमारे ऊपर है, कई बार तो हाँ एंट्री को हम एक ही एंट्री करते हैं, उस एंट्री को अलग अलग करना चाहे तो हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारी आ गई सैलरी अकाउंट और 1000 दिया और इंश्योरेंस। फिर हमको दिया, हमने एक ओल्ड फर्नीचर 8000 का था, हमने 6000 में बेच दिया। अगर मैं इसकी एंट्री करूं इस ट्रांजेक्शन की, 8000 का फर्नीचर 6000 बेचा, तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 6000, लॉस ऑन फर्नीचर डेबिट 2000 टू फर्नीचर, So loss on furniture expense. ये हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 6000, लॉस ऑन फर्नीचर डेबिट 2000 टू फर्नीचर। अब मैं क्या करूंगा, इस ट्रांजैक्शन के दो हिस्से कर दूंगा। जैसे एक एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 6000, दूसरी एंट्री बनेगी लॉस डेबिट 2000 टू फर्नीचर। तो लॉस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर ये तो जनरल प्रॉपर में आ जाएगी, और कैश टू फर्नीचर कैश बुक में आ जाएगी। तो कैश बुक के अंदर मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, टू फर्नीचर 6000, दैट्स इट। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 6000, लॉस डेबिट टू फर्नीचर ये तो जनरल प्रॉपर में जाएगा अलग से। फिर हमने 21 को स्टेशनरी परचेज की, हमने 21 को स्टेशनरी, By stationery account. यस बाय स्टेशनरी, कितना 500। फिर हमने नया फर्नीचर खरीदा 3000 का, By furniture account. बाय फर्नीचर अकाउंट। फिर हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए तो बाय, हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए 28 को, By sundry expenses. बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। और लास्ट वाले में by drawings account. दैट इज 1000। और पर्सनल यूज के लिए क्या, हाँ ये ड्राइंग्स आ जाएगी। इस अकाउंट का कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, मतलब कभी भी क्रेडिट साइड ज्यादा नहीं हो सकती। कैश ऐसा नहीं हो सकता कि कैश है ही नहीं, आपने कैश ज्यादा खर्च कर दिया। बाय ड्राइंग, दिस इज 2000। बस अब हम बैलेंस निकाल लेंगे। नेचुरली डेबिट साइड का जो टोटल हो रहा है, अब इसका आप दो ढंग से कर सकते हो, या तो रफ में टोटल निकाल लो या यहाँ पे भी टोटल निकाल लो। ये कितना हो गया 14,000 हो गया, 14,000। और इधर का टोटल कितना हो रहा है 6, 7, 8,000 हो रहा है। 8,000। इसका मतलब कैश आया 14, गया 8, तो आपके पास मंथ एंड में ये बैलेंस जो निकलेगा हमेशा मंथ के एंड में निकलेगा। 6,000। अप्रैल है, अप्रैल की आखिरी तारीख 30 तारीख है तो 30। आप यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, तो 14,000 आए, 8,000 चले गए, तो 6,000 बच गया आपके पास। और फिर आप क्या करते हो, दोनों साइड का टोटल आप बराबर कर देते हो। मैंने इसके अंदर ये जो टोटलिंग वाला कॉलम है, इसका जो पूरा प्रॉपर आपका अकाउंट जो आप लाइंस ड्रॉ करोगे वो आप कुछ ऐसी ड्रॉ करोगे, वो मैं बता देता हूँ आपको कितनी लाइन ड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है। इसके ये बीच के अंदर इतनी सब लाइंस की जरूरत है नहीं।
ये हटा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर एक ऊपर लाइन आएगी जिसके अंदर आप टोटल निकालोगे, ये टोटल लगाया तो लाइन आ गई, ये टोटल, फिर आपने बैलेंस किया तो ये आपका आ गया। ऐसे ये आपकी कैश बुक मिलेगी। तो ये जो मैंने यहाँ पे जो एक सेकेंड, मैंने यहाँ जो टोटलिंग लगाई है 14 और 8, ये आपकी इच्छा, आप चाहो तो, नहीं तो आप ये रफ में निकाल के डायरेक्ट बैलेंस लिख दो। मैंने कहा यही लिख देते हैं, डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। तो इसलिए बाकी ये इतना हिस्सा जरूरी नहीं, ये लिखना, ये 14 और ये 8 ये लगाना जरूरी नहीं है। आप चाहो तो रफ में जोड़ सकते हो 14,000 और 8,000, और यहाँ डायरेक्टली बैलेंस लिख के आप कर सकते हो। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर मैं पूछी थी वाउचर नंबर में हम लोग क्वेश्चन में अगर वाउचर नंबर दिया हो तो लिखना है, कुछ नहीं दिया है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। फॉर्मेट का हिस्सा है, फॉर्मेट बना दीजिए पूरा, उसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। सर जब ये लेजर भी है और जनरल भी है तो इसमें लेजर फोलियो नंबर क्यों डालते हैं फिर हम? हाँ, लेजर फोलियो इसलिए डालते हैं कि हमें कैश बुक से सैलरी अकाउंट में तो पोस्ट करना पड़ेगा ना। तो लेजर के अंदर जो सैलरीज अकाउंट होगा उसका पेज नंबर यहाँ पे आएगा। ओके सर। लेजर के अंदर कैश अकाउंट नहीं होगा, लेकिन ये जो अकाउंट इसके अंदर आ रहे हैं ये अकाउंट तो होंगे। सेल्स अकाउंट होगा, फंड, कैश अकाउंट नहीं होगा, बाकी दूसरे अकाउंट जो इसके अंदर लिखे हुए। तो अब इसकी जो लेजर पोस्टिंग होती है वो लेजर पोस्टिंग ऐसी होगी कि लेजर के अंदर हमारे पास सैलरी अकाउंट हम बनाएंगे। यहाँ पे कैश अकाउंट तो क्रेडिट हुआ है, ये कैश अकाउंट है, ये कैश बुक कैश अकाउंट भी है, ये क्रेडिट हुआ, लेकिन सैलरी अकाउंट है तो सैलरी अकाउंट के डेबिट में टू कैश करके 1,000 लिखेंगे। इंश्योरेंस अकाउंट के अंदर टू कैश करके 500 लिखेंगे। स्टेशनरी अकाउंट के अंदर टू कैश करके हम 500 लिखेंगे। ऐसे इन सब में पोस्टिंग होगी। इसी ढंग से लेजर के अंदर जो हमारा सेल्स अकाउंट होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो गया तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश करके 7,000 लिखेंगे। तो ये जो अकाउंट्स के नाम यहाँ पे आ रहे हैं इनकी लेजर में हमें पोस्टिंग करनी पड़ती है, इसीलिए उनका पेज नंबर लिखने के लिए हम यहाँ पे लेजर फोलियो कॉलम बनाते हैं। उनमें तो करेंगे, कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे, लेकिन बाकी के अकाउंट बनाने पड़ेंगे। हाँ सर। Is this okay? Any questions, any confusion in this? ये जो हमने यहाँ पे बनाया। सर एक डाउट था sir. मुझे हाँ, कि सर हम लोग लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सी लिखते हैं। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बता रहा हूँ, जब डबल बताऊंगा तब कॉन्ट्रा। एक्चुअली स्कूल में करवाया था हाँ, वो इसलिए होने दो मैं अभी पूछ स्कूल रही में। थी। अभी मैंने वो प्रॉपर तरीके से, जब मैं डबल कॉलम कैश बुक बनाऊंगा तो मैं कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में प्रॉपर बताऊंगा, अभी नहीं, अभी सिंपल। हाँ सर आज स्कूल में सर बोल रहे थे कि जो हम इनपुट CGST वगैरह लिखते हैं ना तो वो कुछ उसमें नहीं लिखते, जैसे फूड सप्लाईज वगैरह में, क्योंकि उसको हम लोग जब सेट ऑफ करते हैं तो वो इनपुट नहीं होता। तो ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब एक बार फिर से बोलो, क्या कह रही हो? जैसे हम लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी एक्सपेंस करते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, देन उसमें अगर CGST SGST होता है तो उसको भी हम इनपुट करके डेबिट करते हैं। बट सर बोल रहे थे कि जो ऐसे फूड सप्लाईज वगैरह होते हैं उसमें हम इनपुट नहीं लगाते क्योंकि हम उसको सेट ऑफ नहीं करते, तो उसमें हम डायरेक्ट अच्छा CGST अच्छा और अच्छा बोले। अच्छा, नहीं नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने एक, इसके अंदर, ये कैश बुक के अंदर कोई क्वेश्चन है, किसी को डाउट है क्या? पहले इसको क्लियर कर दो। नो सर। तो अभी मैं ये शीट आपको भेज रहा हूँ, शीट नंबर 36। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 मैंने बुक्स दी हैं। ये आपको 7th बुक जो है बैंक बुक है। बैंक बुक मतलब ये इसके अंदर सिर्फ बैंक का कॉलम, कैश का नहीं, ये कैश बुक का, ठीक है, ये एक एक चीज का। तो ये इसको आप पहले अब आप बना लीजिएगा और इसके बाद हम ट्राई कीजिएगा। हो सकता है कल तक तो शायद नहीं हो पाएगा साथ के साथ ट्रांजेक्शन, तो कोशिश कीजिए कम से कम आधा हो जाए, और बाकी मैं कल डबल कॉलम कैश बुक आपकी स्टार्ट करना चाहूंगा। तो ये इतना है। इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, तो मैं फिर बाकी फिर डाउट्स लेता हूँ आप लोगों के।
Is that सर तो okay? जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें एक बैंक का अकाउंट बनाना है ना, मतलब उसके अंदर जो लेजर में। कैश बुक बनेगी ना वो कैश की नहीं है, बाकी वो बैंक बुक की है। उसमें एक ही कॉलम बनेगा वो ऐसा ही, लेकिन वो सिंपल कैश बुक है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ बैंक का ही कॉलम, मतलब उसके उस बिजनेस के अंदर कैश के ट्रांजैक्शन होते ही नहीं हो उस क्वेश्चन में, उसमें सिर्फ बैंक से ही ट्रांजैक्शन, जो भी बैलेंस है वो बैंक में है, जो भी पेमेंट आ रहा है बैंक में आ रहा है डायरेक्टली, और जो भी पेमेंट जा रहा है बैंक से जा रहा है। तो बट बैंक को तो हम कैश ही मानते हैं ना। हाँ, फिर हम बैंक के अंदर कैश ही मानेंगे, इसमें बैंक कॉलम ओनली, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बैंक का ही कॉलम है। वो कैश बुक मतलब एक ही अमाउंट है, लेकिन वो सारे के सारे बैंक के ट्रांजेक्शन उसके। ओके। एनी अदर क्वेरी इन दिस? नो सर। तो एक सेकंड में इसको जो है यहाँ पे आपको मैंने जो बताया वो हम अपना कर लेते हैं।